तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो बेसिकली मैंने जो आपको बताया कि पोल्यूशन हमारे तीन टाइप के पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और लैंड पोल्यूशन है। फिर मैंने कहा लैंड पोल्यूशन के बारे में तो आपके सिलेबस में उतना ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी हम पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत जितना जिक्र किया गया है। और वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन आपके चैप्टर में डिटेल में दिया गया है। इवन वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड चीजें तो आपके केमिस्ट्री वाले एनसीईआरटी में भी है, जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और वहाँ एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीजें भी है। तो वो चीजों को भी हम यहाँ पे डील करेंगे। इसके अलावा आपका एक चैप्टर है 12th बायो में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पर भी वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड चीजें लिखी हुई है। हम सारी बातों को यहीं पर समराइज कर लेंगे इसी चैप्टर में। फिर वहां पर हम केवल आपको बता देंगे देखिए मैंने ऐसा पढ़ाया था, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन, चलिए आप में से कोई बताए व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को डिफाइन कैसे करें? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? Any change in the physical, chemical and biological property of air. सही जवाब है कि एनी चेंज इन फिजिकल, अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, chemical and biological property of air called as air pollution. Now question is that how physical property of air changes undesirably and chemical property changes and biological property changes undesirably। मतलब देखो ये बीच में आने वाला तो सिस्टम ही खराब है। अब बताओ कि इसको क्या समझ में आएगा? हम एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन बता चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर से हम रिपीट करें। जाओ रिकॉर्डेड देखना आज का। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर कैसे चेंज होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर में हो सकता है एयर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, हो सकता है एयर का ट्रांसपेरेंसी चेंज हो जाए। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? धुआं, जैसे कि आप अभी भी एयर में, जैसे मान लो ठंडक के दिनों में कुहासा बढ़ जाता है, तो आप अपने करीब के चीजों को भी नहीं देख पाते हैं ढंग से, दूर की चीजों को तो छोड़िए। तो फिर ऐसे ही मान लो कि किसी इलाके में डस्ट ज्यादा उड़ रहा है, तो आप चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते, मतलब विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इन एटमॉस्फेयर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी। तो वो ट्रांसपेरेंसी लॉस हो सकता है डस्ट पार्टिकल की वजह से, वो ट्रांसपेरेंसी लॉस हो सकता है फॉग की वजह से, और इससे एयर, अगर फॉग वगैरह आ रहा है तो एयर का टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है। तो दीज ऑल चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ चेंजेस, मतलब कि केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस कैसे? आपने चिमनी से निकाला SO2 NO2 स्मोक में, ऐसे ही आप अपने व्हीकल से निकाल रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड भयानक मात्रा में, हाइड्रोकार्बन निकाल रहे हो। These all gases comes in atmosphere where already these gases are either absent or present in minute quantity, so that the concentration of these gases changes in atmosphere and their concentration affects us badly। हमें या प्लांट को या किसी और ऑर्गेनिज्म को भी प्रभावित कर रहा है, तो पोल्यूशन ही है ना वो, अनडिजायरेबल चेंजेस है, हमें प्रभावित कर रहे हैं, हमारे प्लांट को प्रभावित करे, हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करे, तो ये गैसेस हमें प्रभावित करते हैं, तो इसलिए ये अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। और अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया एयर का, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होनी ही होनी है, कोई रोक नहीं सकता। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी कारण से, तो पता है ये एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई के लिए, जो आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हो, उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट हो जाता है, वो आराम से ग्रो करने लगता है। तो ऐसे क्या होता है कि बायोलॉजिकल एज पैथोजन जो होते हैं, पैथोजेनिक एजेंट जो होते हैं एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर एटमॉस्फेयर का गैसेस कंसंट्रेशन चेंजेस हो गया, तो एरियल इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे और हो सकता है उनका डेथ होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर गेट चेंजेस। तो these all changes, physical, chemical and biological change, undesirable changes of air called as air pollution।
Now, what factors are responsible for the changing of physical, chemical, and biological property of air? That factors, that agent called as air pollutant. What are pollutant? The agent or the pollutant which changes either physical or chemical or biological or all the property of the air called as air pollutant. Air pollutant classified into two categories on the behalf of their nature. एक मिनट रुक जाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना फिक्स. Air pollutant classified into two categories on the behalf of their nature. They may be gas, they may be solid, or they may be liquid. But we classified air pollutant into only two categories. One is gaseous air pollutant. One is gaseous air pollutant. And in gaseous air pollutant, there are many pollutants. For example, anyone? अभी बताऊं. For example, SO2, NO2, SO2, NO2 और वो तो बस चिमनी वाला. carbon monoxide, हाँ, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोकार्बन. These all are pollutant which are gas in nature. And another category of air pollutant called as particulate matter. Called as particulate matter. Particulate matter may be solid and it may be liquid. Particulate matter may be solid or may be liquid. For example, solid particulate matter which may act as air pollutant. They may be pollen grains. Do you know pollen grains? Pollen grains? What are pollen grains? अरे pollen grains नहीं पता. कोई बात नहीं, आपको हम पढ़ाएंगे जब तो प्लांट प्रोडक्शन में बताएंगे कि जो मेल गेमिट होते हैं प्लांट्स के वो होते हैं pollen grains. ठीक है. तो जैसे कि आपने देखा होगा चाइना रोज, अड़हुल का फूल, उसके ऊपर येलो येलो सा होता है, देखा, जो डस्ट के फॉर्म में कई बार नीचे गिरता है, अपने सटों पे लग जाता है, हाथों में लग जाता है, देखो, तो वो पॉलन ग्रेन है. कई सारे पर्सन को उससे एलर्जी होता है, तो वो जब एयर में आ जाते हैं तो कोई पर्सन और उसको इनहेल कर लिया तो उसको एलर्जी होता है. तो these pollutants, these pollen grain act as pollutants, and these pollen grain affects a specific person which are susceptible for the allergy for this pollen grain. So and another solid particulate matter which may act as air pollutant. Any another example? Carbon particle known as soot. 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 Soot basically very minute particles of carbon found in smoke, chimney smoke, vehicle smoke. And these small carbon particle very blackish in color called as soot, and their size less than 1 micrometer. Their size is less than 1 micrometer, known as soot. And what are liquid particulate matter? What are liquid particulate matter which may act as air pollutant? Fog, primary pollutant, fog. Another one is aerosol. So these are particulate matter. There are many particulate matter which may act as air pollutant. Now, on the behalf of size of particulate matter categorized into two categories. And again, and these are, if particulate matter having size more than 10 micrometer, and if particulate matter having size less than 10 micrometer. If size more than 10 micrometer, then these particulate matter known as large particulate matter. And if size less than 10 micrometer, then it is called as small particulate matter. These large particulate matter may be any solid particle, mostly solid particle, and maybe the collections of liquid particle, but size must be more than
10 micrometer, then that is known as a large particulate matter. And size, if size less than 10 micrometer, then it is called as small particulate matter. When we compared large particulate matter and small particulate matter, then it is said large particulate matter is less harmful as compared to small particulate matter. Why? Why? It is said that large particulate matter more harmful, less harmful than a small particulate matter. Why? What's the reason? Basically, due to having large molecular weight and large size, having large particulate matter, it get easily settled down. It get easily settled down within 24 hours. Within 24 hours. When it is released into atmosphere, then these large particulate matter easily get settled down in the soil or in the any surface. So there is a less chances of entry of this particulate matter into our respiratory tract. So we are safe from this particulate matter. So these are less harmful. But we even talk about small particulate matter. Due to their small size and a less molecular weight, they are spreading in our atmosphere. Means basically these are suspended particulate matter, and these are settleable means they get settled down. Settleable particulate matter. These are settleable particulate matter, and these are suspended particulate matter. Suspended means mixed in our atmosphere, and we take air from the atmosphere for the purpose of respiration. Then these small particulate matter means suspended particulate matter get easily entered into our respiratory tract and then enter into whole body and easily affects our body. So small particulate matter is more harmful. And when a small particulate matter released into atmosphere by the sources, then due to their small size and low molecular weight, it get easily spreaded in atmosphere. So their collection and their removal from the atmosphere is very tough task. But if large particulate matter is released in the source, so their collection and their removal from the atmosphere is very easy, because they get already they will already settle in at any surface. Then we can remove from the atmosphere easily. So that large particulate matter is less harmful as compared to a small particulate matter. And again, a small particulate matter may be solid and may be liquid. It may be solid and it may be liquid. Again, example of solid, and again example of liquid. Same example. Here pollen grains. Okay. Pollen grains have a size less than 10 micrometer, and they are suspended particulate matter. Carbon soot particle, carbon soot, and these are liquid fog. Aerosol. Do you know aerosol? Aerosol. What is aerosol? Aerosol. Aerosol. Basically, this aerosol is a mixture of two things. Solution में भी पढ़ते हैं आप लोग, नहीं पता? जब वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर नहीं मतलब वाटर के जो लिक्विड पार्टिकल्स हो इतने, अरे छोड़ो आप ऐसे नहीं समझोगे. स्प्रे समझते हो? स्प्रे, स्प्रे, अरे परफ्यूम यार, परफ्यूम. तो अगर ऐसा कोई भी लिक्विड हो जो हार्मफुल हो और पोल्यूटेंट की तरह कर सकता हो, और वो परफ्यूम की तरह हो, ठीक है, कि एक बार स्प्रे करें तो उसके पार्टिकल्स इतने माइन्यूट हैं कि वो इजिली स्प्रेड कर सकते. तो जो परफ्यूम है वो गैसेस और लिक्विड का मिक्सचर है, उसी को कहते हैं एरोसोल. तो उसको आप इधर ही लेते हो, पार्टिकुलेट मैटर में लेते हो, क्योंकि वो प्योर गैसेस नहीं है, बेसिकली वो लिक्विड ही है, लेकिन उसका पार्टिकल्स काफी माइन्यूट है, ठीक है, एरोसोल. ऐसे ही और कोई लिक्विड पार्टिकुलेट मैटर जो स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर में आ सकता हो, कई सारे हैं, घने पड़े हैं. जैसे कि आप डीडीटी का स्प्रे करते हो, हैं, करते हो ना, तो ये सब इसी स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर में आता है.
So basically there are two category of air pollutant. One is gaseous air pollutant, and the famous example of gaseous air pollutant is gases released by chimney, gases released by our vehicles, like carbon monoxide, many hydrocarbon, and NO2, SO2. These are gaseous air pollutant. And another category is particulate matter, and particulate matter may be solid or may be liquid, and it is classified into two categories on the basis of a size of particulate matter. If size more than 10 micrometer, then it is large particulate matter, and if size less than 10 micrometer, then it is small particulate matter. Large particulate matter get easily settled down in any surface within 24 hours, so it is also called a set level particulate matter, and it is less harmful as compared with a small particulate matter. A small particulate matter, due to having less molecular weight and less size, small size, it get easily spread in our atmosphere, and so it is called a suspended particulate matter, and it is more harmful as compared to large particulate matter, because when it is spread in atmosphere and we inhaled air, then it get easily entered in our respiratory tract, in our whole body, so it get easily affect our body system. And a small particulate matter also may be a solid or liquid. For example, pollen and soot particle, carbon soot particle are solid suspended particulate matter, and fog, aerosol, DGT spray, and many more. There are many more liquid particulate suspended particulate matter. So these are air pollutant. These are category of air pollutant. Now we have sub-specific air pollutant like hydrocarbon, like carbon monoxide, like oxides of nitrogen and sulfur, means nitrogen oxide and sulfur oxide, which badly affects our atmosphere and biological and physical property of and chemical property of air. So now I'm starting some specific air pollutant like carbon monoxide and then हाइड्रोकार्बन. आज हम दो फिनिश करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन. बाकी हम करने को अभी ऑक्साइड भी कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ठीक है. बट इसको जब हम पढ़ाएंगे तो इसके साथ हमें एसिड रेन भी पढ़ा देना है, तो ये हम कल ही करेंगे, ठीक है. तो अभी हम आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन कराते हैं. देखो एयर पोल्यूशन में जो पूरा चैप्टर है इसमें लिखने की कुछ ज्यादा है नहीं, बेसिकली इसको कनेक्ट करने की जरूरत है, चीजों को कनेक्ट कर. आप डेली लाइफ में सब कुछ देखते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं देखते हो. एक बार बताओ, क्या आपने चिमनी से निकलता हुआ धुआं नहीं देखा? क्या आपने व्हीकल से निकलता धुआं नहीं देखा? क्या आपने कोई ऐसा पर्टिकुलेट मैटर नहीं देखा जो इजीली सेटल डाउन हो जाता है? क्या आपने ऐसा कोई पर्टिकुलेट मैटर नहीं देखा जो हवा में तैर रहा होता है? बस आपको उसका नाम पता नहीं था इससे पहले. तो बस इजी है, तो चीजों को कनेक्ट करना, ठीक है. तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा कम, नोट्स में टिक 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 लगा दूंगा, क्योंकि चीजें ज्यादा समझने वाली पार्ट है, ठीक है. ऐसा होता है कि डायग्राम लेना है तो हम जरूर बनाते और लिखते चीजों को. हमारे पास समय भी कम है तो हम चलते हैं डायरेक्ट नोट्स पे, ठीक है. तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तब नोट्स पे जाएंगे, नहीं तो आपका ध्यान केवल नोट्स पे होगा, ठीक है. तो फर्स्ट वन, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक एयर पोल्यूटेंट को हम मेंशन करने जा रहे हैं जो नीट के एग्जाम में डायरेक्टली आता है और आपको पता भी होना चाहिए. जैसा फर्स्ट वन, कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है. चलिए एनीवन, कोई बता सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हार्मफुल है हमारे लिए, हमारे ह्यूमन के लिए? चलो उससे पहले मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स बताता हूँ, सुनो. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको बेसिकली शहरों का मेन एयर पोल्यूटेंट बोला गया है, शहर का, सिटीज का, ठीक है. तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि सिटी का मेन एयर पोल्यूटेंट कौन है, तो आप बोलोगे, आप ऑक्साइड मत बोलना, यानी कि NO2 और SO2 बोल रहे हो, नहीं वो मत बोलना, बोलना कार्बन मोनोऑक्साइड. तो अगला आपसे क्वेश्चन करेगा, इंडस्ट्रीज जो होती है, इंडस्ट्रीज में भयानक भयानक चिमनी लगा होता है, आज के डेट में भी है, ठीक है. तो उससे NO2 SO2 रिलीज तो हो रहा है, तो वो तो ह्यूज अमाउंट में रिलीज हो रहा है इवन. तो फिर सिटी के जो ये है एयर पोल्यूटेंट, मेन एयर पोल्यूटेंट, वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों है? वो NO2 SO2 होने चाहिए ना, लार्ज अमाउंट में वो रिलीज हो रहा है चिमनी से. तो कोई बता सकता है क्यों? मैं कह रहा हूँ कि सिटीज के मेन एयर पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, खास करके दिल्ली जैसे सिटी का तो जरूर. सर कोई भी इंडस्ट्रीज तो सिटीज के बाहर ही रहती है. हाँ यही है रीजन,
कि ऐसा नहीं होता कि माइक बंद करो, ऐसा नहीं होता कि इंडस्ट्री को सिटी में बैठाया जाए, ऐसा नहीं होता है। मैं अब आपको बता रहा हूँ, जब अगर आप धीरे-धीरे इकोनॉमिक्स या फिर और भी ज्योग्राफिकल रीजन को जानने लगेंगे धीरे-धीरे, तो इकोनॉमी भी आती है इसमें, तो आप धीरे-धीरे जानेंगे कि जब भी डेवलपमेंट करना होता है तो डेवलप्ड एरिया में डेवलपमेंट करने नहीं जाते। डेवलप्ड जैसे कि अभी ये हमारी यूनिवर्सिटी बनी, पीछे है, आप लोगों को कभी दिखाएँगे, तो इसके आस-पास चारों ओर पूरा एकदम सुनसान इलाका है। ये सिटी से 50 किलोमीटर दूर है। सिटी मेन सिटी बठिंडा है, उससे ये 50 किलोमीटर दूर है, हमारा तो आना-जाना भी मुश्किल है। बसों से जाना पड़ता है, ठीक है? बहुत दूर है। अब इसके आस-पास बस बेसिक नीड पूरी हो सकती है, मेन मार्केटिंग के लिए बठिंडा ही जाना होगा। इसके आस-पास आपका बस बेसिक नीड पूरा हो जाएगा, खाने-पीने का सामान, इधर-उधर छोटा-मोटा पार्टी-वार्टी का चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? बाकी आपको उधर ही जाना होगा। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना पॉपुलर यूनिवर्सिटी, इतना टॉप ग्रेड का यूनिवर्सिटी इस गाँव में क्यों बनाया गया? आपने कभी सोचा? लोग गालियाँ दे रहे हैं, कई सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आके कि यहाँ क्यों बनाया? हमें उधर जाना नहीं, इसके पीछे कई कारण हैं। आज आपने यहाँ बनाया, इस यूनिवर्सिटी में अभी 2000 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 2000 स्टूडेंट जो हैं, यहाँ जो रह रहे हैं, तो उनके लिए एक नया एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे पहले से किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं था। खेत है चारों ओर, पूरा एकदम प्रोटेक्ट एकदम नेचुरल हवा चल रहा है, नेचुरल सब कुछ एनवायरनमेंट है। तो अब यहाँ पे 2000 लोग आए और इनको यहाँ पे सेवा देने के लिए कई सारे गाँव वाले लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया और अब यहाँ पे पॉल्यूशन शुरू हुआ। हो गया, ये बात तो सच है, शुरू हो गया। अगले 5 साल, 10 साल बाद ये एरिया इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा और इतना पॉपुलेटेड हो जाएगा कि यहाँ पे भी पॉल्यूशन अच्छा खासा होने लगेगा। लेकिन अगर ये 2000 बच्चा को लेके और ये यूनिवर्सिटी हम उस इलाके में जाके खोल देते, जहाँ बठिंडा में खोल देते, जहाँ ऑलरेडी घनी आबादी है, ठीक है? तो मुझे बताओ, पॉल्यूशन में पॉल्यूशन ऐड करते तो कितना पॉल्यूशन होता? पॉल्यूशन स्क्वायर होता कि नहीं होता? अरे होता है ना? तो वो ज़्यादा हार्मफुल होता है ना? तो सिटी जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया, तो यूनिवर्सिटी तो फिर भी 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे बनाया है सिटीज से। अगर ये इंडस्ट्री खोलना होता है ना, तो और अंदर चलते, और गाँव में बढ़ते आगे और वहां जाके खोलते, क्योंकि उससे निकलता धुआं। तो वो धुआं जो होता है ना, जो उसमें NO2 और SO2 वगैरह होता है, वो इंसानों तक ना पहुंच पाए, इसीलिए जब भी इंडस्ट्री खुलता है लीगली हम बात कर रहे हैं, उसको सिटीज से काफी डिस्टेंस पे खोला जाता है, ताकि उससे निकलने वाला किसी भी प्रकार का पोल्यूटेंट इंसानों के कांटेक्ट में ना आ जाए, इनफैक्ट इकोसिस्टम के कांटेक्ट में ना आ जाए। तो जब वो है ही नहीं सिटी में इंडस्ट्रीज, तो फिर वो सिटी का मेन एयर पोल्यूटेंट कैसे हो सकता है? तो ये तो हुआ कि NO2 और SO2 सिटीज का मेन एयर पोल्यूटेंट क्यों नहीं, उसका कारण बताया। देन व्हाई CO इज द मेन एयर पोल्यूटेंट ऑफ सिटीज? कार्बन मोनोऑक्साइड को ही आपने क्यों बोला? कोई और दूसरा बोल देता। कार्बन मोनोऑक्साइड ही मेन एयर पोल्यूटेंट सिटीज का क्यों, बताओ? एनीवन? सर क्योंकि सिटीज में व्हीकल बहुत हम्म यूज होता है, तो जो व्हीकल्स के सिटीज में होता है ना, स्मोक्स। जो लाड साहब लोग होते हैं, तो उनको जो है ना, बाथरूम से अपने कमरे आने के लिए भी कार ही चाहिए, तो वो अपने कार से क्या निकालते हैं? स्मोक। जो ऐसे लाड साहब लोग होते हैं, तो वो जो स्मोक निकाल रहे हैं, उस स्मोक, सुनना ध्यान से, उस स्मोक का मेन कंपोनेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है। दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन एयर पोल्यूटेंट ऑफ सिटीज। ओके, तो अब कंफ्यूज नहीं होना। देन माय क्वेश्चन इज हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन स्पीसीज। एंड आपको पता होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड सारे एयर पोल्यूटेंट में से सबसे खतरनाक मोनोऑक्साइड है। और आप कई सारे रिपोर्ट पढ़ते होंगे सिटीज में कि पर्सन जो है शीशा बंद करके और या फिर सिटीज में किसी भी प्रकार से ट्रैफिक में लॉन्ग टाइम तक रहा और उसकी डेथ हो गई। ऐसा आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि ट्रैफिक में वो अक्सर चलता था और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों, कैसे हो गया डेथ? अरे यार, एटलीस्ट वो लोग तो बता दो जो सर ये जिन्होंने, हाँ, सफोकेशन कॉज करता कैसे है कैसे सर, ये कैसे घुटन करता है, और इसके कैसे कैसे सर करता है ये घुटन? हेमोग्लोबिन हाँ, और यही कारण है ऑक्सीजन की कि बाइंडिंग कैपेसिटी को ये घटाता कार्बन मोनो, मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताऊंगा। देखो, हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग एफिनिटी होता है, 3 गैसों के साथ होता है। एक होता है CO के साथ, एक होता है CO2 के साथ, और एक होता है
ऑक्सीजन के साथ। मैं आपको बताऊं, ऑक्सीजन और CO2 की तुलना में जो इसकी बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की CO2 के लिए ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। गजब की एफिनिटी है, थोड़ा सा अमाउंट भी हुआ ना तो ऑक्सीजन तुरंत कार्बन मोनोऑक्साइड से ही बाइंड करता है। नाउ कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लेने से क्या प्रॉब्लम है, एफिनिटी है बाइंड कर लिया तो प्रॉब्लम क्या, तो सुनना, हमारा जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन O2 और CO2 के साथ बाइंड करे तो बढ़िया है, क्योंकि O2 के साथ बाइंड करके वो हमारे टिश्यू तक पहुंचाएगा, CO2 के साथ बाइंड करके उस CO2 को हमारे बॉडी से बाहर निकलवाएगा। इसका मतलब ये हीमोग्लोबिन के साथ O2 और CO2 की बाइंडिंग रिवर्सिबल है, बट मतलब कि जो भी कंपाउंड बनते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं दोबारा और O2 और CO2 रिलीज हो सकता है हीमोग्लोबिन से। बट जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है तो भाई साहब कंपाउंड बनता है खतरनाक, और वो कंपाउंड होता है स्टेबल, और वो कंपाउंड कभी ब्रेक ही नहीं होता है, और फिर हीमोग्लोबिन फ्री ही नहीं होता है कि वो O2 CO2 का फिर ट्रांसपोर्ट करे, और इस कदर हमारा ब्रीदिंग रेट घट जाता है, और इस कदर जब ब्रीदिंग रेट घटता है तो हमारे बॉडी में O2 का कंसंट्रेशन घटने लगता है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, उसी को आप सफोकेशन कह रहे हैं, उसी को हाइपोक्सिया बोलते हैं। और अगर ये लॉन्ग टाइम तक रह गया, O2 की लॉन्ग टाइम तक कमी रह गई, आपका बॉडी आपका ब्लड पूरी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, आपका ब्लड टॉक्सिक हो जाएगा, इट मे लीड टू डेथ, और इस तरीके से डेथ हो सकता है। ओके, सो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। आप कार्बन मोनोऑक्साइड का पहले एक बार देख लो, फिर मैं हाइड्रोकार्बन भी बता देता हूँ। ये रहा, ये सब तो कल बता चुका हूँ। अच्छा, ये रिएक्शन अभी नहीं देखना है, ये कल देखना है, गलती से यहाँ पे लिखा है। एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन देख लो। अच्छा, एक लाइन बताना भूल गया, सुनो सुनो सुनो, हम कैसे पता करेंगे कि ये एरिया पोल्यूटेड है? सुनना, अभी ये एरिया डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, इसको कोई ना कोई साइंटिफिक कम्युनिटी इसको वॉच करेगी, अभी यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। एक मिनट रुक जाना, अब ठीक है नेटवर्क? हाँ तो So by growth of हाँ, रुको एक मिनट, तो ये एरिया का डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, कोई ना कोई साइंटिफिक कम्युनिटी इसको जज कर रही होगी, वॉच कर रही होगी, वो यहाँ का पोल्यूटेंट लेवल अभी मेजर कर ली होगी, और वो टाइम टू टाइम मेजर करेगी। वो कब डिक्लेयर कर देगी कि ये एरिया हाईली पोल्यूटेड हो गया, कैसे पता चलेगा उनको? तो देखो, ऐसे हम नेचुरली भी बता सकते हैं, देख के एक सिंपल बायोलॉजिस्ट भी बता सकता है। किसी भी एरिया में अगर इंडस्ट्रीज वाला एरिया है, आपने इंडस्ट्री बैठाया चारों ओर से, तो ऐसा नहीं कि आज इंडस्ट्री खोला और कल ये एरिया पोल्यूटेड हो गया, ऐसा नहीं। इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाए, इतना ज्यादा वहां SO2 का मात्रा बढ़ जाए कि उस एरिया में ग्रो करने वाले लाइकेंस और मॉस, क्या होते हैं लाइकेंस मॉस, आपको प्लांट डाइवर्सिटी में पता चल जाएगा, ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। लाइकेंस और मॉसेस जो भी हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे। क्यों मरने शुरू हो जाएंगे? SO2 उनको ग्रो नहीं करने देता है। तो अगर किसी भी एरिया में पहले वहां ऑलरेडी लाइकेंस और मॉस ग्रो कर रहे थे और लाइकेंस और मॉस मरने लग गए, तो कह देना ये एरिया पोल्यूटेड हो गया। और अगर किसी भी एरिया में आप लाइकेंस और मॉस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो और वो कोशिश नाकामयाब हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, बोलो? वो एरिया ऑलरेडी पोल्यूटेड है, क्योंकि आप वहां पे लाइकेंस और मॉस ग्रो करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आप नाकामयाब हो रहे हो। वो इसलिए हो रहे हो, दैट मींस दैट एरिया इज ऑलरेडी पोल्यूटेड बाय SO2। तो ये लाइन ध्यान रखना, ये AFMT का पॉपुलर क्वेश्चन है। देन ये सब देख लो आप पर्टिकुलेट मैटर में, फिर पर्टिकुलेट मैटर में लार्ज, स्मॉल, है ना, फिर सॉलिड और ये लिक्विड। अच्छा, सॉलिड में डस्ट भी आ जाएगा, डस्ट पार्टिकल। अच्छा, पता है फाइबर्स के भी पार्टिकल एयर में घूमते हैं, पता है? जिस एरिया में कॉटन का फॉर्मेशन होता है ना, तो जो जिस मतलब कि जहाँ पे भी कॉटन प्रिपेयर किया जाता है, तो कॉटन के प्रिपरेशन के दौरान कई सारे फाइबर पार्टिकल निकल निकल के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो जब वो पर्सन के द्वारा इनहेल्ड हो जाता है गलती से, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक्स करने लगता है, फाइबर्स। तो इससे भी प्रॉब्लम होता है, ये भी एयर पोल्यूटेड, ये सॉलिड एयर पोल्यूटेड। ठीक है, बाकी ये सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक एजेंसी है CP, लिख देता हूं मैं फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
ये कहती है कि कोई भी पर्टिकुलेट मैटर हो, अगर उसकी साइज लेस देन और इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर है, तो बच्चों ये ज्यादा हार्मफुल है इंसान के लिए। अच्छा, ये साइज आप किस बेसिस पे बता रहे हैं? मैटर की डायमीटर बता रहे हैं। तो कह रहे हैं क्यों? कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको एंटर करना है इजिली, तो पर्टिकुलेट मैटर का साइज, ये सॉरी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का साइज जो सस्पेंडेड है, जो वही ना आएगा हमारे अंदर, तो या फिर सस्पेंडेड नहीं भी है तो सेट लेवल तो नीचे चल जाएगा, सस्पेंडेड ही आएगा। तो उसका साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर है, उससे कम हो तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इजिली आ जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर इजिली आ जाएगा तो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल है कि लेस हार्मफुल है? ज्यादा हार्मफुल है। यही कहता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये डाटा एग्जाम में पूछा जाएगा, और सीपीसीबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मेजर करके बताई है, और ये इसका बहुत सारा काम है, ये आपको एक डाटा बताया जा रहा है कि इस तरीके से। ठीक है, देन फिर इसके बाद मैंने आपको, अच्छा ये वाला मैं अभी बता दूंगा, रुक जाओ। फिर इसके बाद मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सारा बात बता दिया। आपको पता है जो सिटीज के व्हीकल्स होते हैं उसके स्मोक का 77% कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, 77% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। देन वो क्या इफेक्ट करता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इफेक्ट करता है, एस्फेजिया कंडीशन क्रिएट करा देता है, उसी को आप सफोकेशन कहते हो। एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है। देन ना नेक्स्ट एयर पोल्यूटेंट हाइड्रोकार्बन। सुनना बच्चों, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, उधर आपने देखो, मेरे को देखो, एक होता है बर्न्ड और एक होता है अनबर्न्ड। अनबर्न्ड का मतलब क्या? अनबर्न्ड का मतलब होता है जिसको जलना था और जल नहीं पाया, मतलब जिसको बर्न होना था और बर्न नहीं हो पाया। तो फिर बर्न कौन होते हैं? तो सुनना, मतलब कंबसन, बर्निंग मतलब कंबसन। जो आपके पेट्रोल हैं उसमें जो है कई सारे हाइड्रोकार्बन जो है होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को बेसिकली अगर पूरी तरीके से कंबसन रिएक्शन करा दी जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बात बताओ, ये जो सस्ती गाड़ी और महंगी गाड़ी का क्या कंसेप्ट है? ये मत कह देना सर लुक बुक बात की बात है। हाँ, महंगाई उससे भी बढ़ता है कि बॉडी, कार की बॉडी कितनी स्ट्रांग है, एक्सीडेंट को कितना झेल सकती है, एयर बैग का क्या क्वालिटी है, ठीक है, ये सब। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, क्या बोल रहा है, लो सिस्टम रिड्यूसेस में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी, ट्राई क्लोजिंग सम एप्लीकेशन। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आप लोग को? अभी आ रहा है सर, लेकिन बीच बीच में कट जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ, तो ये जो महंगी गाड़ी और सस्ती गाड़ी का कंसेप्ट है, ये बेसिकली इंजन से रिलेटेड है, क्योंकि इंजन में होता है कंबसन रिएक्शन। किसका कंबसन रिएक्शन? फ्यूल का। फ्यूल में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। तो जो ये ऑडी है या मर्सिडीज है, इन सब की इतनी ज्यादा दाम क्यों है? इसलिए है, आप गौर करना कि ये महंगी कार जो होती है इससे धुआं कम निकलता है, आप गौर करना। और जो ये सस्ता आप एल्टो लेके घूमते रहते हो इधर से उधर, इससे धुआं ज्यादा निकलता है। ठीक है, तो ये जो महंगी गाड़ी का कंसेप्ट है उससे धुआं कम क्यों निकलता है? क्योंकि उसकी इंजन ज्यादा एफिशिएंट बनाई गई है बहुत मेहनत से, और उसमें हाइड्रोकार्बन का 100% तो कंबसन खाली किसी इंजन में नहीं हो पा रहा है, मैक्सिमम कंबसन किया जा रहा है। इसका मतलब आप महंगी गाड़ी लेकर केवल अपना शौक पूरा कर रहे हो, बल्कि आप पर्यावरण को सपोर्ट भी कर रहे हो। समझ रहे हो? महंगी गाड़ी लो, अगर गाड़ी लेने का इतना शौक है तो महंगी गाड़ी लो। महंगी गाड़ी लेने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट को कम प्रभावित करेगी। और आप ये सस्ता गाड़ी लेके इधर से उधर घूमते रहते हो, इधर से उधर पर्यावरण को प्रभावित करते रहते हो, तो वो ज्यादा प्रभावित कर रहा है, ये कंसेप्ट है। तो फिर भी कितना भी महंगी गाड़ी ले लो, थोड़ा बहुत तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बच जाएगा। तो वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन में कौन है? इस मीटिंग का 1 मिनट बचा है, मैं अगले मीटिंग में थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 मिनट या 15 मिनट का अगला मीटिंग होगा, पक्का 8 बजे खत्म कर देंगे। आ जाओ अगला मीटिंग।